नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज सभी का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि आज देश का आम बजट आने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। सुबह 8:45 पर वह अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंची। मंत्रालय में आधे घंटे रुकने के बाद वह राष्ट्रपति भवन गई। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी सौंपी। इसके बाद संसद में सुबह 11 बजे वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। आपको बता दें, पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह ये बजट भी पेपरलेस होने वाला है। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन, काफी ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सैलरी क्लास से लेकर आम जन तक को, आम आदमी तक को इस बजट से काफी आस है। 4 वर्गों पर विशेष फोकस रहता है, जैसे कि हर बार कहा जाता है सरकार की ओर से। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 वर्गों पर फोकस हमेशा से सरकार का बना हुआ रहता है। इन 4 वर्गों के साथ साथ आम आदमी के लिए भी कई सारी राहतें मिलने की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। 6 बड़े ऐलान जो इस बजट में हो सकते हैं। सस्ता महंगा अब क्या हो सकता है? पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती हैं। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती हैं। ये बड़ी खुशखबरी होगी अगर ऐसा हो जाता है तो। और अभी पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे ड्यूटी लगाई जाती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है, ये भी कहा जा रहा है। और अभी इस पर 20% ड्यूटी लगाई जाती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसकी कीमतें कम हो सकती हैं। गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है और अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है। इससे सोना चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। और इन घोषणाओं के 3 कारण कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की सिफारिश की है। CII एक उद्योग संगठन है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की लागत में भी कमी आ सकती है। इससे उनको बूस्ट मिलेगा। सरकार मेक इन इंडिया के तहत इस तरह की छूट भी दे रही है। पिछले बजट की अगर हम बात करें तो सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% तक कर दी थी। और इसके तुरंत बाद अगस्त 2024 में सोने का सालाना आयात 104% से बढ़कर 87,000 करोड़ रुपए हो गया था। और अब सरकार इंपोर्ट को घटाना चाहती है ताकि व्यापार घाटा कम हो सके। ये तमाम चीजें हैं और काफी ज्यादा उम्मीदें इस पूरे बजट से आम जन को है, सभी की निगाहें हैं। और बस अब कुछ ही देर में 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी। तो बजट से क्या होगा खास, क्या मिलेगा आमजन को, क्या बेहतर सुविधाएं इस बार बजट से दी जाएंगी? काफी सारी उम्मीदें इस बजट से लगाई जा रही हैं। और चलिए अब इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ गणेश कावड़िया जी, अर्थशास्त्री जुड़ रहे हैं। गणेश जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह भी जुड़ रही है। हिमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गणेश जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी और सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, देश का आम बजट पेश हो रहा है, जहां हम बार बार बता रहे हैं कि कैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, क्योंकि ये 8वां बजट है जो वो पेश करने जा रही हैं और काफी सारी उम्मीदें इस बजट से लगाई जा रही हैं। एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं इस बजट से? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, बजट बहुत बड़ा केवल आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं है, ये पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है। और पूरा देश आज ये देखना चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो विकास की दर में थोड़ी गिरावट आई है, पिछले 10 सालों की सबसे कम आर्थिक विकास की दर रही है। दुनिया में सबसे बड़ी तेजी से भागती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था लगातार आर्थिक विकास के दौर पे, GDP के दौर में खिसक रही है। तो उसको बूस्ट करने के लिए क्या करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आज बजट में ये देखेंगे। और हर व्यक्ति ने कल जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें भी ये स्वीकार किया है कि हमेशा बजट में या तो लोअर इनकम ग्रुप को ध्यान में रखते हैं या अपर इनकम ग्रुप को ध्यान में रखते हैं, लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है, उसको आप क्या दे रहे हैं। तो इस बार उम्मीद है कि मिडिल इनकम ग्रुप को काफी बड़ा पुश मिलेगा इनकम टैक्स में, सेविंग में, जिससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम, व्यय करने योग्य
आय आय बढ़ जाए, और अगर वो मार्केट में आके व्यय करेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो अपने आप ग्रोथ को पुश मिलेगा। ये एक मोटा उम्मीद है। और दूसरी बात जो हमारा, आपने सही कहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आयात उतने तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं, आयात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, निर्यात नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। आयात और निर्यात का गैप है, उस गैप को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, और एक रुपए का जो तेजी से अवमूल्यन हुआ है उसको बचाने के लिए तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी तरफ जो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, और हम जो रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो सोलर पैनल है या उसके जो केमिकल कंपोनेंट है, बैटरीज के लिए कंपोनेंट है, वो सब हमको आयात इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो उनका डोमेस्टिकरण कैसे हो, हमारे यहाँ खुद कैसे बने, ये बिल्कुल। आज देखने की बात है। और अ, सोना ऑल टाइम हाई हो गया है। अब उसके कारण जो स्पेकुलेशन मार्केट में एंटर कर रहा है, उसके लिए बजट क्या करेगा, ये आज देखने की जरूरत है। बिल्कुल गणेश जी, जैसे कि आपने कहा, एक तो वो गैप को लेकर अगर उसमें क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ये भी देखना होगा सरकार की तरफ से। इसके साथ ही देखिए, जब भी बजट आता है तो सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं वो हमारे टैक्स स्लैब पर जुड़ी टिकी रहती है कि टैक्स स्लैब में इस बार कितना बदलाव होगा, क्योंकि वो एक बड़ी खुशखबरी हो जाती है अगर टैक्स में कोई बदलाव कर दिए जाते हैं। इस बार टैक्स स्लैब को लेकर क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं टैक्स स्लैब को लेकर? देखिए, बहुत सही कहा आपने कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स के दो दो रिजिम है, एक ओल्ड रिजिम है और एक नई रिजिम है। और पिछले साल के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 75% लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम को अडॉप्ट किया है। तो सरकार चाहती है कि धीरे धीरे लोग ओल्ड टैक्स रिजिम से नई टैक्स रिजिम में आ जाए। और नई टैक्स रिजिम में क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय लगभग 8 या 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स के रिटर्न भर रहे हैं। और उसमें से भी लगभग 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका टैक्स लाइबिलिटी जीरो है। तो हम्म। जो मेजर इनकम टैक्स देने वाले कितने लोग हैं, लगभग 4 करोड़। अब इन 4 करोड़ लोगों को में जो मेजर कंपोनेंट है वो मिडिल इनकम ग्रुप है। और उस मिडिल इनकम ग्रुप को सेविंग में भी राहत चाहिए और टैक्सेबल लिमिट में भी राहत चाहिए। तो उम्मीद है कि इस बार टैक्सेबल लिमिट भी कम से कम 5 लाख कर देंगे और टैक्स की स्लैब में भी थोड़ा बदलाव करेंगे, जिससे मिडिल इनकम ग्रुप की जेब में थोड़ा पैसा आए और वो मार्केट में जाके व्यय करे। तो जाके डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ के ट्रैक पे भागती हुई नजर आएगी। इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फिजिकल डेफिसिट भी कंट्रोल में है। और इसलिए सरकार अगर इस तरह से पुश करेगी तो हमारी ग्रोथ रेट अपने आप बढ़ जाएगी। बिल्कुल गणेश, जिस तरह से आपने कहा, देखिए जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि या तो अपर क्लास के लिए कुछ किया जाता है या फिर लोअर क्लास के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सैलरी क्लास से लेकर आम आदमी तक सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। और जो छोटी छोटी चीजों की हम बात करते हैं कि क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा, टैक्स स्लैब का जैसे कि आपने जिक्र किया, इनकम का आपने जिक्र किया, इन तमाम चीजों पर निगाहें बनी हुई है। हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगी, फिर आपके पास लौटती हूँ गणेश जी। हमारे साथ हिमानी जी बनी हुई है, कांग्रेस प्रवक्ता है। हिमानी जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर आपका। और आपके पास मैं आ रही हूं और आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, देखिए विपक्ष के नाते भी और एक कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते भी आप क्या उम्मीदें लगा रही हैं बजट से? क्या बजट में खास होना चाहिए आज के? हाँ, देखिए, गणेश जी ने बहुत अच्छी तरीके से टैक्स से जो ये सॉरी बजट से जो उम्मीदें थी और जो चीजें होनी चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से समझा दी। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैंने अर्थशास्त्र सिर्फ इतना पढ़ा है स्कूल और कॉलेजेस में। पर एक आम आदमी होने के नाते, एक विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते मेरी बजट से बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि घर तो हमें भी चलाना होता है। बिल्कुल मिडिल इनकम ग्रुप का ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसा कि गणेश जी ने कहा कि मिडिल इनकम ग्रुप जो होता है वो भारतीय बाजार पर पूरी तरह से की ग्रोथ का पहिया होता है। और अगर उसको कोई छूट मिलती है या उसको कोई सहारा मिलता है तो वो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसका पैसा जो है दूसरे मिडिल इनकम ग्रुप के लिए मुझे लगता है कि आसान लोन जो स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि सरकार जो है वो रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। तो जो अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कोई व्यापार शुरू करना चाहिए चाहता है, तो उसके लिए इजी लोन की सुविधा इस बजट में दी जानी चाहिए, ताकि अगर कोई बच्चा जो
पढ़ लिख कर कोई नौकरी नहीं कर पा रहा है तो अपना स्टार्टअप बहुत आसानी से शुरू कर पाए, क्योंकि जो युवा होते हैं उनके पास बहुत सारा कैपिटल इकट्ठा नहीं होता है। दूसरे जो पेट्रोल और गैस ईंधन जैसी चीजें हैं, डीजल है, गैस है, एलपीजी, उनके ऊपर सब्सिडी थोड़ी सी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उनकी कीमतों में थोड़ी गिरावट आए और भारत के जो मिडिल क्लास है उनको थोड़ी सी राहत महसूस हो। बस मेरी प्रार्थना ऐसी है, अपेक्षा ऐसी है कि जिस अब बदलाव की आप बात कर रही थी, वो बदलाव बस ऐसा ना हो कि नॉर्मल पॉपकॉर्न जो है वो नमकीन होता है और कैरमल पॉपकॉर्न मीठा होता है तो उसका टैक्स स्लैब इतना होगा और इतना होगा, इस तरह का बजट ना आए। बदलाव ऐसे ना हो कि नमकीन पॉपकॉर्न और कैरमल पॉपकॉर्न के बीच में भारत के नागरिक जो है वो शाम तक समझ पाए, फर्क कर पाए। जो बजट हो वो सारगर्भित हो और देश के आम जनमानस को राहत पहुंचाने वाला हो। बिल्कुल हिमानी जी, देखिए उम्मीद तो हमें भी यही है कि बजट ऐसा आए कि जो आम जन के लिए एक बड़ी राहत देने वाला हो, कुछ कई सुविधाएं मिले, कई राहत मिले। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले कल जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, वित्त मंत्री की ओर से रिपोर्ट पेश की गई, तो पिछले वित्तीय वर्षों का ब्यौरा उसमें पेश किया गया है और कई सारी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, इसके अलावा जहां हम टैक्स स्लैब की बात करें, तमाम चीजों में कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिला है। और इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है तो कहीं ना कहीं रुझान हम लगा पाते हैं, कहीं एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है जिन चीजों का, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार की आप बात कर रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितने समिट की अगर हम बात कर ले तो कैसे जो समिट है वो लगातार कराए जा रहे हैं और एक आंकड़ा भी पेश किया जा रहा है कि समिट से इतने लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सरकार रोजगार के लिए तो कम से कम बेहतर काम कर रही है मध्य प्रदेश में? ऋषिका जी, मैं भी आने वाली थी, मैं डिबेट के दूसरे चरणों में इस पॉइंट पे आती। आपने बहुत अच्छा किया कि आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेरी बहुत समझ के बाहर है कि जो भी आंकड़े पेश किए जाते हैं वो मेरे को जो भी प्रवक्ता होते हैं बीजेपी के, अभी भी जो आएंगे, वो आंकड़े पेश कर देंगे। तो वो आंकड़े कहाँ जा रहे हैं, वो किनके खातों में जा रहे हैं, क्या सिर्फ पेपर्स पे रह रहे हैं? क्योंकि जमीन पर वो जो आंकड़ों का रिजल्ट आना चाहिए, जो उद्योग आने चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट्स के खाली समिट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप किसी कार्यक्रम की तैयारी को उस कार्यक्रम की सफलता का आधार नहीं मान सकते। सिर्फ समिट्स हो रहे हैं और आंकड़े आ रहे हैं। आपको और हमको 10 साल से जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी के खुद के प्रवक्ता केंद्र सरकार में 10 लाख रोजगारों को बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं। 145 करोड़ की आबादी में 10 लाख रोजगार, आप सोच सकती हो, ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है। और मध्य प्रदेश की खास तौर पर अगर हम स्थिति देखें, देश की स्थिति देखें, तो कई चीजों के मामले में हमको खुद गणेश जी ने बताया कि हम जीडीपी के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी नीचे जा रही है, उसको सुधारने के विषय में काम किया जाना चाहिए। हम इन आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर हमें जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आते हैं कि आंकड़े कहाँ जा रहे हैं, क्या सिर्फ पेपर्स में है? और इस तरह से हमारी चीजें ग्रोथ करती दिखाई देती रहेंगी और जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेहा पग्गा जी जुड़ चुके हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका नॉलेज टीवी पर। और सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आपने गणेश जी की बातें भी शायद सुनी ही होंगी। जीडीपी को लेकर उन्होंने जिस तरह से बात की और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, और हम भी लगातार इस चीज को देख भी रहे कि जब हम अपर क्लास या लोअर क्लास की बात करते हैं तो काफी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एक सैलरीड क्लास से लेकर आम आदमी तक को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें होती है। और जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो क्या कुछ आज इस बजट में खास होगा मिडिल क्लास के लिए, और क्या आम जनता जो उम्मीदें लगा रही है उसकी उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरेगा? दूसरा, हिमानी जी जिस तरह से कह रही हैं, अभी उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के लिए कुछ बेहतर कार्य नहीं कर पा रही है। क्योंकि युवाओं का जो सेक्टर है वो भी एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर होता है और रोजगार सृजन हो, ऐसा कुछ भी इस बजट में होना चाहिए। इसको लेकर भी जवाब दीजिएगा। ऋषिका, देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास का ही बजट लेकर आई है और इसीलिए हम देखते हैं कि चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, चाहे आप देखिए महिलाओं की ट्रेनिंग्स की बात हो, इसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया। और मध्य प्रदेश स्पेसिफिक में अगर हम देखें तो जो आप भी अभी जिसका जिक्र कर रही थी कि इंडस्ट्रियल समिट्स पहले हुआ करते थे, पर अब रीजनल इंडस्ट्रियल समिट्स होने लग गए और संभागवार हम उसको आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज भी निवेश करना चाहती हैं
और उससे युवाओं के लिए रोजगार कैसे उपलब्ध हो, उसके लिए उन्हें पूर्व में ट्रेनिंग दी जा रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें पहले एजुकेशन तो हमारे पास में थी, पर स्किल्स की कमी कहीं पर रह जाती थी। आज स्किल डेवलपमेंट करके हम उनको उसके लिए एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको रेडी कर रहे हैं। और वहीं पर अगर देखें तो अगर हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, तो एक जो लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति था या जो गरीब व्यक्ति था, उसको किस तरीके से आयुष्मान भारत से जोड़कर बजट में इजाफा कर कर आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है और उसका कवरेज देने का काम किया है। 70 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको उस कवरेज में जोड़ा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगी तो जो रोडों के जाल बिछे हैं या जिस प्रकार से एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से नए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बीच में आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता तो उससे रोजगार उपलब्ध नहीं होते? तमाम सारे डिफरेंट फील्ड के जो लोग हैं वो उसमें अपना रोजगार प्राप्त करते हैं, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आर्किटेक्ट्स हो, और तमाम सारा फ्रॉम स्क्रैच से लेकर जब तक वो समाप्त हो। कृषि के क्षेत्र में जाएंगे तो चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो, उसको बढ़ावा देने के लिए आज महिलाएं ड्रोन चलाना सीख रही हैं। ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट जो हमारे बीच में आया है, उससे भी एक बहुत बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निरंतर कोविड की जो एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, जिसमें इकोनॉमी एक तरीके से ठप पड़ गई थी, उसको पुनः एक गति देने के लिए सरकार चौतरफा देखते हुए, चाहे सभी वर्गों का ध्यान में रख के इस बार आज बजट लेकर आने वाली है। बिल्कुल नेहा जी, देखिए तमाम चीज़ों पर आपने ध्यान केंद्रित किया, चाहे वो कृषि हो और इसके साथ ही आपने आयुष्मान भारत की बात की, साथ ही रोजगार सृजन के लिए जो आप रीजन इंडस्ट्रियल समिट की बात की, इन तमाम चीज़ों पर हम भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक हिमानी जी ने एक पॉइंट उठाया यहाँ पर आंकड़ों को लेकर कि सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, यानी कि समिट हो गई और फिर आंकड़ा सामने आ गया कि इससे इतने लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, तो उसका फाइनल रिजल्ट पहले कैसे पता चल जाता है? क्योंकि आंकड़ों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है नेहा जी। देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट आता है, जब किसी कोई निवेशक इंटरेस्ट दिखाता है, तो निश्चित तौर से उससे पता चलता है कि किस प्रकार से रोजगार डेवलप होंगे, और तमाम सारी कठिनाइयां आती हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक बार में सारी चीजें धरातल पर बहुत सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, और इसीलिए लेस गवर्नमेंट और मोर गवर्नेंस जिस तरीके से एक आइडियोलॉजी के साथ सरकार चली है, ये हमारे बीच में दिखाई दिया है कि प्रक्रिया को किस तरीके से इजी किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार किस तरीके से दिए जाए, जो वहां का युवा है या जो लोग हैं जिनको रोजगार प्राप्त होने वाला है, उनके स्किल डेवलपमेंट की तरफ किस तरीके से ध्यान दिया जाए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, और आंकड़ों पे प्रश्न उठाना आसान है, पर जब धरातल पर जो चीजें दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि विपक्ष उससे आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकता। बिल्कुल नेहा, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए हमारे साथ गणेश जी भी लगातार बने हुए हैं। गणेश जी, सीधा मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए लगातार पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी आप तमाम बातें सुन रहे थे, जहां पर हिमानी जी ने प्रश्न उठाए तो नेहा जी ने उसका जवाब भी दिया है। लेकिन इसके साथ ही काफी सारे महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं युवाओं को लेकर भी। मैं आपसे चाहूंगी कि रोजगार सृजन करने के लिए क्या कुछ इस बजट से उम्मीद लगाई जा सकती है, आप उस पर भी एक प्रतिक्रिया दीजिए ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण दो सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और एक हेल्थ सेक्टर, इन दो सेक्टर्स पर हमेशा इस बजट में नजर बनी रहती है आम व्यक्ति की, क्योंकि शिक्षा और एक स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा चिंताएं बनी रहती हैं। पिछला जो बजट आया था उसमें हमने देखा कि एजुकेशन सेक्टर तो ठीक है, पर हेल्थ सेक्टर में कुछ काफी ज्यादा बदलाव नहीं दिखा था। इस बार आप क्या उम्मीदें इस बजट से लगा सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर पर भी और इसके साथ ही युवाओं को लेकर भी? असर बताइए ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर केंद्र सरकार के पास फिस्कल स्पेस है, पैसा खर्च करने के लिए है, तो हम एजुकेशन भी देखेंगे, हेल्थ भी देखेंगे। और अगर आप अभी जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें आप देखें तो जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट था उसका केवल 57% अभी तक हम यूज कर पाए हैं। अब 2 महीने, यानी इस महीने और अगले महीने 2 और है। इसका मतलब जो सरकार ने लक्ष्य रखा था वित्तीय घाटे का, वो मतलब अच्छे से पालन होगा, उसमें भी कुछ बचेगा। यानी सरकार का फिस्कल प्रूडेंस बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट टर्न हो गई है। अभी तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम थी, अब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ गई है। आप देखिए, हमारा जीएसटी कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर सरकार के पास टैक्स को खर्च करने का रूम है तो एजुकेशन और हेल्थ और सब देखेंगे। आप बैंकों का देखिए कि बैंकों का एनपीए सबसे लोएस्ट आया है।
इसका मतलब हमारे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। अब सरकार ने ये निवेदन किया है प्राइवेट सेक्टर को कि आर्थिक विकास का काम केवल सरकार का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के पास इस समय काफी लिक्विडिटी है, लेकिन अर्थव्यवस्था में कुछ अनिश्चितता के कारण या जियोपॉलिटिकल डिस्टरबेंस के कारण प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो कल वित्त मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आके इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट में टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना चाहिए और रोजगार का भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों में एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना के रखें, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लाएं जिससे हमारा रोजगार रिप्लेस हो जाए। आपको लग रहा है कि इन तमाम जिन सेक्टर्स की हम चर्चा कर रहे हैं इनमें सरकार की ओर से बेहतर काम किए जा रहे हैं, यानी कि गणेश जी? रूप से बेहतर किए जा रहे हैं और बेहतर करने का कारण है सरकार के पास रूम है। अगर जीएसटी कलेक्शन नहीं आता, एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं आती, बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो सरकार कुछ नहीं कर पाती। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये नतीजा आया है कि बैंक हमारे अच्छे हो गए हैं, जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, हमारी इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है। अब आप देखिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम है वो टारगेट ओरिएंटेड है कि जो एलिजिबल है उसी को जाना चाहिए। कई सारे लोगों को लिस्ट में से बाहर किया है। इसका मतलब वहां भी सरकार के पास बचत होगी और सरकार के पास बचत होगी तो एजुकेशन पे भी खर्च करेंगे, हेल्थ पे भी खर्च करेंगे। अब आयुष्मान का कवरेज बढ़ा दिया कि जो 70 के प्लस के लोग हैं उनको भी सरकार फ्री में 5 लाख तक का आयुष्मान कवरेज देगी। तो धीरे धीरे मतलब मोटी बात है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सरकार के पास रिसोर्सेज आएंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों पे खर्च होगा। और उसके अभी सरकार का पूरा मतलब ये बजट केवल अंक गणित नहीं है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसीज हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को कैसे मोटिवेट करें कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा करें, जो इकोनॉमी की डिजायर है, टेक्नोलॉजी भी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाए। इधर एनर्जी भी चाहिए और एफिशिएंसी भी चाहिए, उनमें कैसे कोऑर्डिनेट करें। रुपए को भी बचाना है तो हम कैसे। बिल्कुल गणेश जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स के रिसोर्सेज से और इसके साथ साथ कैसे कोऑर्डिनेशन, वहां पर समन्वय बैठा जाए, इन तमाम चीजों से इन सेक्टर्स में और भी बेहतर कार्य किया जा सकता है। एक अंतिम प्रतिक्रिया हिमानी जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। अभी आप गणेश जी की बातें भी सुन रही थी और आपके जो सवाल थे उसका जवाब तो नेहा जी ने दे ही दिया। गणेश जी ने भी कहा कि जो तमाम महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की आप बात कर लीजिए क्योंकि बार बार एमएसपी कानून को लेकर भी मुद्दा उठाया जाता है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, तमाम सेक्टर्स में सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। और आज जो बजट आ रहा है, कल का अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण सुना हो जो पेश किया गया, उसमें जो ब्यौरा पेश किया गया उससे ये रुझान तो मिल रहे हैं कि इन तमाम सेक्टर्स में अच्छे काम किए जाएंगे। इसको लेकर अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए क्योंकि गणेश जी ने जैसे कि कहा कि तमाम सेक्टर्स पर अच्छे काम किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति का अगर हम बात करें, सरकार फायदे में जा रही है, बैंक फायदे में जा रहे हैं, तो समाजशास्त्र की दूसरी विधा की विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं जब जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता है तो जनता के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता है। अब आप कहेंगे कि टैक्स वो लोग दे रहे हैं जो कमा रहे हैं, पर आप जिस तरह से महंगाई की दर बढ़ रही है और जिस तरह से लोगों को अपने खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उससे उस टैक्स को देने में बहुत सारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए मैंने ऐसा कहा कि टैक्स में थोड़ी सी जो 5 लाख तक का इनकम ग्रुप है उसको टैक्स में छूट दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये मानिए कि अगर एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉय प्रॉफिटेबल है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर हो सकता है कि वो थोड़ा परेशान हो। अगर उसकी सैलरी कम करके एम्प्लॉयर जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो अगर बैंक प्रॉफिट में जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मैं मानती हूँ कि जो आप ये देखिए कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जिनको छोटे से लोन की जरूरत होती है, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, उनके ऊपर तो सारे शिकंजे कसे गए हैं। लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं उनको टैक्स, वो जो कर्ज दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं लीनियंसी दी जाती है और उनके कर्ज को बाद में माफ करने का जो काम किया जाता है, अगर उस पैसे को भी अगर हम लिक्विडिटी के तौर पर अगर देश में उसका संचरण करेंगे तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। और सरकार को इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल हिमानी जी, ठीक है, आपने देखिए एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने भी, चाहे आप बैंक सेक्टर की ही बात कर लीजिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर भी, स्टॉक मार्केट को लेकर भी, तमाम चीजों को लेकर इम्पैक्ट तो पड़ता है और उम्मीदें भी यही लगाई जा रही है कि काफी कुछ बेहतर होगा। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार अपना 8वां बजट पेश करने वाली है। देश का आम बजट ये होगा और देश दुनिया की निगाहें इस बजट पे टिकी हुई हैं कि क्या कुछ खास इस बजट में होगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। तमाम सेक्टर्स को लेकर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और टैक्स स्लैब को लेकर तमाम चीजों में बदलाव की उम्मीदें तो लगाई जा रही हैं। और जो आम जनता की नीड होती है, जो मिडिल क्लास की एक नीड होती है, उस पर कितना ये बजट खरा उतरेगा, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी और देखना होगा। क्योंकि अब कुछ ही देर में बस 11 बजे से जो बजट है उसकी पेश करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और चलिए फिलहाल के लिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।